देखिए बच्चों, इसके लगभग आधे से अधिक क्वेश्चन करा दिए थे, पीछे आपको वीडियो मिल गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन दीर्घ उत्तरी कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उन्हीं को आज कंप्लीट कराना है। ये सब तो पता ही ना, इसका 0 अंश आया था है, ये सब करा ही दिए थे, तो हम लगभग सीधे दीर्घ उत्तरी में पहुंच जाए, बाकी सब पीछे पड़ा है ऐसा मान लिया जाए। पीछे वाले वीडियो में आप लोग जो है देख लीजिएगा, जिन्हें कोई समस्या हो, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसमें आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी चालू हुए। दीर्घ उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी टोटल 4 आने हैं, अथवा दिया रहेगा तो कोई 8 तो आ ही जाना चाहिए तुम लोग, कि नहीं। पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टिकरण के रूप में या दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। दिष्टकारी क्या होता है ये बात पता है? रेक्टिफायर। कुल मिला के जो एसी को डीसी, एसी समझ गए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदल देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं, इस क्रिया को दिष्टिकरण कहते हैं। वहाँ समझिए। अब पी एन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। एक नंबर में पूछा था कि पी एन संधि डायोड का एक उपयोग लिखे, या पी एन संधि डायोड का कोई उपयोग लिखे, तो बस तुम्हें ये लिख देना था, दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, यह एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अब कह रहा है कैसे प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि दीर्घ उत्तरी है तो सब आपको बताना पड़ेगा। तो पहले आपको करना है, देखिए, एक तो ये 2 तरह से प्रयोग किया जाता है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में और एक अर्ध तरंग दिष्ट। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए तो देखिए पहले 2 डायोड यूज किए जाते हैं। पहले तो आप एसी है तो एसी भैया यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम ट्रांसफार्मर का चिन्ह बना दें, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत का चिन्ह हो गया। इसके बाद ट्रांसफार्मर का संकेत कुछ ऐसा होता है, तो ये हमने एक ट्रांसफार्मर का संकेत बना दिए, और एक डायोड हम यहाँ लगा देंगे। ये संकेत है पी एन संधि डायोड का, और दूसरा डायोड हम यहाँ लगा दें, ये दूसरा डायोड हो गया। अब ये दोनों ऐसे करके हमने जोड़ दिए। अब देखिए करंट यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, दोनों तरफ से करंट जाएगा, तो बंद पास बन नहीं रहा है भाई, करंट इधर से भी गया, इधर से भी गया, तो जाएगा कहाँ? तो इसका मतलब यहाँ से इसको इससे जोड़ दिया जाए, या बाहर से भी आप ऐसे करके जोड़ सकते हो। और जोड़ोगे तो यहाँ बीच में कहीं पर आपको लोड प्रतिरोध दिखाना पड़ेगा। लोड प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए जिस पर डीसी करंट को संचित करना चाहते हो, जैसे हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर के अंदर ये लगा होगा इस तरह का पूरा सिस्टम। इसके बाद इन्वर्टर के बाद करंट बैटरा में जाएगा, इन्वर्टर मतलब समझिए ना, जो बैटरा के ऊपर रखा है ये। इसके बाद बैटरा में गया, तो बैटरा मतलब बैटरी जो है, उस बैटरी को हम लोग लोड प्रतिरोध कहा करते हैं, आउटपुट उसमें जाके पहुंचेगा, तो इसको आरएल से व्यक्त करते हैं, लोड प्रतिरोध आरएल। और इनके सिरों पर आउटपुट वोल्टता मिलती है, तो यहाँ लिख दोगे आउटपुट और यहाँ लिख दोगे इनपुट। बोलो ऐसा चिन्ह, ऐसा चित्र बना लोगे। तो पहले पूर्ण तरंग दृष्टिकरण का चित्र ये होता। अगर यहीं पर अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहता तो देखो केवल आपको ये हटा के और ये आपको एक बंद परिपथ बना देना था, और यहाँ पर आप लोड प्रतिरोध लगाते और इसको दिखा देते आरएल, और ये आउटपुट हो जाता। तो ये अर्ध तरंग दृष्टिकरण का है। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकरण है तो 2 ठो आपको लगा देना है, 2 ठो आपको पी एन संधि डायोड लगा देना है। ये आपका D1 हो जाएगा और ये आपका D2 हो जाएगा, D1 D2। अब देखिए यहाँ से आपको ऐसे करके दिखा देना था, और ये लोड प्रतिरोध दिखा देना था, और इसके सिरों पर आउटपुट वोल्टता दिखा देनी थी। ये ऐसा चित्र बन जाता। फिर आप कह रहे हैं कैसे प्रयुक्त करेंगे, तो चित्र तो आपका बन गया। सरल परिपथ बनाकर इसका क्रिया विधि लिखिए। अब देखो क्रिया विधि पूछा है, तो पहले आप चित्र बनाओगे, पहले तो आप लिखोगे दिष्टकारी क्या है, तो आप बताओगे कि एसी को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकारी कहते हैं। अब 2 ठो पी एन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप प्राप्त करते हैं। 2 पी एन संधि डायोड उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप प्राप्त करते हैं, जिसका परिपथ आरेख निम्न है, ये लिखोगे। अच्छा, इसके बाद डालोगे सिद्धांत, जो कि दीर्घ उत्तरी है, तो लगभग आप सभी लिख दो। क्रिया विधि तो लिखना ही है, क्रिया विधि तो लिखना ही, लेकिन सिद्धांत भी लिख दो।
तो देखिए जो डायोड होता है, डायोड का एक सिद्धांत है कि अगर डायोड अग्रदिशिक में जुड़ा है, यदि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक में जुड़ा है तो ये करंट को जाने देता है, यानी आउटपुट निकलेगा। इसको बोला करते हैं पी, और ये जो ऐसा छड़ी जैसा बना है इसको बोलते हैं एन। पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हो तो इसको अग्रदिशिक कहते हैं, फॉरवर्ड बेसिंग। तो ऐसी कंडीशन में आउटपुट तुम्हें मिलेगा। और अगर भैया इसको उल्टा जोड़े तुम, जैसे ऐसे, ये होता है पी और ये क्या है एन, और पी वाले को निगेटिव जोड़ दो, एन वाले को पॉजिटिव जोड़ दो, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव जुड़ गया, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा। कुल मिला के सीधे सीधे ये इसी सिद्धांत का उपयोग करके डायोड का उपयोग दृष्टिकरण के रूप में करते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके डायोड दृष्टकारी का काम करते हैं, एसी को डीसी में बदलने का काम करते हैं। मतलब सिद्धांत याद हो गया। यदि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक में होगा तो धारा का प्रवाह होगा या आउटपुट वोल्टता प्राप्त होगी, और यदि पश्च दिशिक में है तो आउटपुट वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। इसी सिद्धांत का उपयोग करके डायोड दृष्टकारी का काम करता है, यानी एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। इसको आपको इस तरह से लिख के आना था। इसके बाद आप जो है सिद्धांत के बाद चित्र आपका बन ही गया था। क्रिया विधि समझा दो कि जो सिद्धांत लगाए उसी सिद्धांत से क्रिया विधि बनेगी। तो देखिए क्रिया विधि में आप बताते हैं कि जब एसी को डीसी में बदलना होता है तो एसी को इनपुट सिग्नलों से जोड़ देते हैं, P1 और P2 से जोड़ दिया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जब एसी को डीसी में बदलना हो तो एसी को यानी प्रत्यावर्ती धारा को तुम्हें कहाँ से जोड़ना है, P1 व P2 के सिरों से जोड़ देते, जिससे यह धारा जो है द्वितीयक सिरों S1 व S2 पर पहुंचती है, जिन पर डायोड लगे होते हैं। S1 S2 पर डायोड लगे हैं, चित्र में जैसा दिख रहा है बेटा। अब देखिए जैसे ही आप AC जोड़ोगे तो AC का संकेत ये होता है, यानी AC का जो धारा का प्रवाह होता है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी AC की ध्रुवता निरंतर बदलती रहती। तो यदि पहले अर्धचक्र के दौरान S1 धनात्मक और S2 ऋणात्मक हो तो S1 अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो D1 अग्रदिशिक हो जाएगा, और S2 निगेटिव है तो D2 कैसा हो जाएगा, पश्च दिशिक हो जाएगा। अतः D1 से निर्गत धारा प्राप्त होगी जबकि D2 से निर्गत धारा प्राप्त नहीं हो। जबकि अगले अर्धचक्र के दौरान S1 कैसा हो जाएगा, S1 निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव बदल जाते हैं। पहले प्लस था तो अब कैसा हो जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस था तो अब ये कैसा हो जाएगा प्लस। तो अब कौन अग्रदिशिक हो गया, D2, और D1 क्या हो गया पश्च दिशिक। अब इससे करंट नहीं मिलेगा, इससे करंट मिलेगा, या इससे आउटपुट वोल्टता मिलेगी, इससे आउटपुट वोल्टता नहीं मिले। तो फिर से भैया D2 अब इसको धारा का प्रवाह करेगा, D1 नहीं करेगा, वो भी अग्रदिशिक में करेगा। तो देखो आगे तरफ आया, पश्च दिशिक, पीछे तरफ नहीं, मतलब नीचे नहीं गया कि नहीं। इसकी यही क्रिया बार बार होती रहती है। यानी अब तीसरे अर्धचक्र, ये पहले अर्धचक्र के दौरान, ये दूसरे अर्धचक्र के दौरान, अब ये तीसरे अर्धचक्र के दौरान फिर से S1 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और S2 कैसा हो जाएगा निगेटिव। तो अब कौन अग्रदिशिक हो गया, D1, और D2 क्या हो गया पश्च दिशिक। अब D1 से धारा निकलेगी, D2 से धारा नहीं निकले, तो फिर से भैया अग्रदिशिक में धारा का प्रवाह होगा। यही क्रिया बार बार होती रहती है, जिससे देखिए ये AC का संकेत है और ये काहे का संकेत है, DC। उसे DC का रियल में संकेत ये होता है दिष्ट धारा का। दिष्ट धारा जो होती है वो उसमें जो क्या है कि वोल्टता के सिरे होते हैं, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस दोनों नहीं रहेंगे। जैसे इसमें देखो प्लस और माइनस दोनों, तो समझ जाओ कि वो कौन सा है AC, और जिसमें केवल प्लस या केवल माइनस हो समझ जाओ कौन सा है DC। लेकिन आप इधर पे देखो ये
प्लस तो मिल रहा है, माइनस नहीं मिल रहा, मतलब डीसी है, लेकिन डीसी का संकेत सीधा सीधा ऐसा होता है, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। तो अब इसके साथ कुछ फिल्टर भी लगाए जाते हैं। जो अभी ये धारा कम ज़्यादा हो रही लेकिन निगेटिव नहीं पहुंच रही, तो एसी से डीसी में तो बदला लेकिन प्योर डीसी नहीं मिलेगा, तो फिर फिल्टर लगाए जाते हैं। तो फिल्टर उल्टर तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो तुम्हें ये सब लिख के नहीं आना होगा, तुम्हें बस ये कह देना इस तरह से एसी डीसी में बदल गया, हो गया, समझ गए, बस ये आपको बताना है, लिख ले जाते इसको। आगे देखो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन, ये तो कर ही लेते। 1900 कब है, 1911 में रदरफोर्ड ने, है 1911 इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी करी थी, किसमें, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, तथा इनके प्रकीर्णन के आधार पर निम्न 5 निष्कर्ष दिए थे, जो निम्न है। अच्छा, इसमें कह रहा है संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो उन्हीं 5 निष्कर्षों को आपको एक क्रम से लिख देना था। पहला बताना था कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। ये निष्कर्ष बस दिमाग में बैठा के जाओ कि सीधे निकलने का क्या मतलब है, मुड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि आप किसी का निष्कर्ष दूसरे में लिख देते हो, दूसरे निष्कर्ष पहले में लिख देते तो फिर वो गड़बड़ माने। पहला समझिए, अगर अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। कुछ अल्फा कण जो इधर से अल्फा कण डाले गए थे न्यून कोण बनाते हुए, और कुछ अल्फा कण अधिक कोण बनाते हुए निकल गए थे। इससे ये पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण भाग धन आवेशित नहीं है, पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव नहीं है, बात समझिए। तीसरा आपको बताना का था कि जो मध्यवर्ती अल्फा कण होता है उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। इससे ये पता चलता है परमाणु का केवल मध्य वाला भाग ही धन आवेशित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने करी। इसके बाद 2 पॉइंट और याद करो कि अगर मान लीजिए स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को बदल कर, यानी स्वर्ण धातु के परमाणु को बदल कर किसी दूसरे धातु के परमाणु पर ये अल्फा कण डाले गए होते, तो इनका जो प्रकीर्णन मिला था, ये विचलन जो मिला हुआ था, ये विचलन बदल जाता है। यानी आपको ये कहना है कि भिन्न भिन्न तत्वों पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न होता है। इससे ये पता चलता है कि सभी परमाणुओं के नाभिक का आकार एक समान नहीं होता है। समझ गए कि जैसे आप परमाणु बदलोगे तो नाभिक का आकार भी कम ज़्यादा हो जाएगा। और 5वीं बात ये थी कि जो कूलाम का नियम है परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य है, इसका सत्यापन किया था किसने, रदरफोर्ड ने, इस प्रयोग द्वारा। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के संदर्भ में लिखी है, यानी परमाणु मॉडल है, पूछ लिया इसने। परमाणु की संरचना के संदर्भ में कही गई बातें परमाणु मॉडल कहलाती हैं। तो देखिए, इसने डायरेक्ट नहीं कहा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, लेकिन उसने थोड़ी हिंट करा है कि भैया जो इससे आपको निष्कर्ष मिलने उससे मॉडल पे क्या बातें कही गई थी। तो मॉडल भी 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था, और मॉडल में आपने केवल 3 बातें कही थी। पहले तो ये बताया था कि जो परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला अनावेशित गोला होता कि नहीं। दूसरी बात ये कही थी कि परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक सूक्ष्म भाग होता है जिसमें संपूर्ण धन आवेश संचित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। ठीक, ये 10⁻⁻10 मीटर है और ये 10⁻⁻15 मीटर, दोनों याद करो। 10⁻⁻15 छोटा माना जाएगा, माइनस का लगा ना, अभी नहीं कि यहाँ उल्टा हमने लिख दिया, सही लिखा है। तीसरी बात उन्होंने ये बताया था कि अब देखिए संपूर्ण धन आवेश केंद्र पर है जिसे नाभिक कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ धंसे होंगे, रुके होंगे, तो सीधे जाके इसमें चिपक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के परितः घूमते रहते। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते। ये 3 बातें बताई। अब आगे इसमें दोष भी थे, 2 दोष थे, लेकिन अब दोष पूछा नहीं, तो जब देखेंगे फिर आगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना था, कई बार करा चुके, आपका इसके ये वीडियो अलग से डाल भी दिए हैं, तो उनको आप देखिए। इस चैप्टर में टोटल कितने निगमन पढ़ना है, 5,
अलग से सब वीडियो पढ़े, केवल निगमन है, निगमन का वीडियो पढ़ा कि 5 निगमन ऐसे तैयार कर। बायो-सेवर्ट के नियम से 2 निगमन तैयार करना है। एक V बराबर सूत्र है, जब परिनालिका के केंद्र पर पूछें तो μ0/2 Ni/r। दूसरा था जब परिनालिका के या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पूछें तो ये, जब कुंडली वलय के अक्ष के अनुदिश पूछा जाए तो उस समय V बराबर सूत्र क्या है, μ0/2 Ni/r² प्लस x² की घाते 3/2। तो ये 2 अनुप्रयोग थे बायो-सेवर्ट के नियम के। फिर 2 एम्पियर के परपथीय नियम के कराए हैं कि नहीं। एक परिनालिका के केंद्र पर यहाँ कहीं वही आया, इधर पे पूछा है, तो बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे, μ0 Ni। एक अनंत लंबाई के तार कराए थे तो B बराबर सूत्र है μ0/2 पाई I/r, ऐसा लिख सकते हो। और एक बताए थे 2 लंबे सीधे तारों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी r जब भी पूछेगा लगने वाला बल पूछे तो बल के लिए सूत्र F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/r, ये पूछा है। तो ये 1 2 3 4 5 8 निगमन, ये एक सवाल इनसे पूछेगा जरूर, बाउंस नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बहुत डिटेल से पढ़ लो। बल पूछे तो ये, इसमें एक बात और भैया तैयार कर लो, जब एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है तो आकर्षण, अब विपरीत दिशा में जाए प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण भी पूछा है, ये बात समझिए। तो ये आप कर लीजिएगा। इसका अथवा कह रहा है, अथवा कह रहा है एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन। ये मान लीजिए हमने एक धातु ले लिया, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन दिया है 4.0 eV, और कह रहा है इस पर 3 आवृत्ति दिया है, 3 × 10⁻15 Hz हर्ट्स आवृत्ति का विकिरण आपतित हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सूत्र मिल जाएगा तो 12 mv², तो V निकल आएगा। तो इसके लिए पहले इधर की टोटल एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी निकालने के लिए सूत्र H नहीं होता है, यह hc/λ होता है। ये कहे में आएगा, जूल में आएगा, ऐसा बताए थे। या एक और बताए थे कि 12,375 या 12,400 लिख सकते हो अपान लेमडा, यही बताए थे। और ये कहे में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आता है 10⁻⁻10 में। तो अब चूंकि ये जूल में हम निकाले ले रहे हैं और आवृत्ति दिया है, तो यहाँ इस वाले सूत्र में रख लें। तो 6.6 × 10⁻34 न्यू का मान 3 × 10⁻15। अच्छा बताइए गुणा करेंगे तो 36 18 19 × 10⁻19 जूल में आ जाएगा कि नहीं। अब बताइए इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो या तो इसको जूल में बदल लो या तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लीजिए। तो इसमें हम भाग कर दें 1.6 × 10⁻19, तो जूल चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताइए इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 12.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आया था। गुणा भाग करोगे यही आ जाएगा। अब बताइए आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी E होती है, ये टोटल एनर्जी कुछ ये ऊर्जा कार्यफलन में शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ऐसा आइंस्टीन ने बताया था। तो ये सूत्र होता है भैया आइंस्टीन का, इसी को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। अब यहाँ से अगर K निकालोगे तो ये इधर जाएगा, तो यानी 12.37 में W घटा देना है, 4 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 8.37 बराबर K आ जाएगा। ये कहे में आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसने K ना पूछ के क्या पूछ लिया, वेग। तो वेग का सूत्र लगा दिया जाए। अब देखिए इधर वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, तो K बराबर सूत्र K बराबर वैल्यू आई 8.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 mv² बराबर 8.37 eV आएगा। अच्छा बताइए यहाँ से V निकालो कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा पहुंच जाएगा, तो 2 × 8.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते 1.6 × 10⁻19
बटे में आ जाएगा यम, यम का मान 9.1 इलेक्ट्रॉन का, गुणे 10 घाते -31, और वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर पहुंच जाएगा अंडर रूल। बोले पर छांतर सबके समझ में आ गया है? बोलो आया? अब भैया देखिए, जब भी देखो एक बात और बता दी, आपका सवाल नाभिकीय ऊर्जा का नहीं होना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा में तो 0.4 अंक भी तुम गड़बड़ करोगे तो लास्ट में उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। बाकी पूरे फिजिक्स में कहीं का सवाल है वो अंडर रूल के अंदर दिया हो, तो केवल राउंड फिगर करके ऐसे ऐसे अंक बचा लिया करो जिनका तुम अंडर रूल ज्ञात कर सको, नहीं तो अंडर रूल में बैठे रहोगे। बात समझ गए? जैसे देखिए हम करेंगे क्या, ये 8.37 दिया है, इसमें हम सीधा सीधा लिखेंगे 8.37 को ये करेंगे 0 0, तो कितना दिख गया 8। ये 9.1 लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, तो कितना दिख गया 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन समझ गए? 9 को सीधे बाहर लिखा जा सकता है 3, कि नहीं? अब बताओ 8 का 2 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 16, तो 16 का कितना आ जाएगा 4, और 9 को सीधे बाहर ले आओ तो 3, नहीं अंडर रूल के बाहर। देखो अब ये दोनों अंडर रूल के बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, अब बचा कौन? 1.6 बचा है। अगर इसका भी दशमलव ना होता तो 16 आया था, और 16 को क्या लिख सकते थे 4, तो करे 4। अभी वो अंडर रूल के अंदर जो दशमलव, ध्यान देना। अब देखो ये 31 की घात बची और ये बचा, बाकी अंक सब बाहर चले गए, कि नहीं? बताइए 31 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 घटेगा तो 19, 1 20, 10 30, 1 31, यानी प्लस का 12, 10 की घाते 12 ये सीधा बच रहा है, लेकिन अभी 1.1 भी बच रहा होगा, ये दशमलव इसका 1.6 का दशमलव अभी बचा होगा, तो डिस्टर्ब कर रहा है क्यों बेटा? अगर ये ना होता दशमलव तो सीधे उत्तर ही आ गया होता। अब ये 0.1 को अगर इसके साथ गुणा कर दिए तो घात कितने की आ गई 11 की आ जाएगी भाई। 0.1 गुणे 10 की घाते 12 लिखा है, 0.1 को हटाओगे तो 11 घात आएगी ना, तो 10 की घाते 11 होगी। अब हमें पता है कि अगर अंडर रूल के अंदर से घात निकालनी है तो सम होनी चाहिए, तो या तो 12 हो जाए या तो 10 हो जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 10 गुणे 10 की घाते 10, और जब भी 10 का गुणा करो 11 आ जाएगी घात ना आएगी, तो अब ये 10 की घाते 10 बाहर आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये। तो बताइए कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 16/3 गुणे अंडर रूल 10 गुणे 10 की घाते 5 आ जाएगा ना इतना। अब देखिए आगे इधर इधर बाकी इधर देख लो, ये आ जाएगा v बराबर 16/3, और अंडर रूल 10 को लिख सकते हो 3.16, और गुणे 10 की घाते 5, और उत्तर एकदम करेक्ट आएगा इससे। बताइए 3 से पहले भागा ही कर दे, तो 16 3 1 के 3, 1 का उतारा 0, 3 5 15 गुणे 10 घाते 5। अब देखिए 16 गुणा कर दो, 16 पंचे 80, 16 1 के 16 गुणे 10 की घाते 5। अब इसको आप लिख सकते हो 1.7 और गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड, यही उत्तर आपका आएगा। बात समझ गए? तो जब भी अब देखिए ये क्वेश्चन किसका ना हो, नाभिकीय ऊर्जा का। नाभिकीय ऊर्जा में कुछ ऐसा आ गया होता तो फिर हम 1 दाएं बाएं ना करते। अगर यहाँ पर 3.1 भी लिखा होता तो 1 भी हम लिखते, 1 को भी नहीं हटा सकते हो। अब बाकी पूरे फिजिक्स में कहीं ऐसा सवाल आ जाए तो राउंड फिगर इसको बोलते हैं, राउंड फिगर करके बाहर करिए। क्योंकि अगर कोई वैल्यू दशमलव में लिखी है, मतलब दशमलव के अंदर 8.1 लिखी है, उसमें अंडर रूल लगाना है, तो 8 का तो ठीक है, यानी 0.1 का अंडर रूल और छोटा हो जाए। और हमें करना क्या है कि लास्ट में एक ही अंक लेना है, तो तुम्हें इसका अंडर रूल निकाल के करोगे क्या, वो लास्ट में तो छोड़ना ही है ना, इसलिए पहले से छोड़ दो तो कम से कम कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो ये उत्तर आपका ऐसे किया जाता है, नहीं तो फिर आप जो है अंडर रूल पर ही बैठे रहोगे। बात समझिए? अब आ जाइए भैया 8वां में, 8 और 9 2 क्वेश्चन और बचे। कह रहा है ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो भैया एक बात इसमें दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्रकाश तरंगों की संचरण की दिशा है, हैं? हाँ। अब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, ये शब्द तुम लोग भूल जाओ करते हो। वैद्युत वेक्टरों, लिख दें क्या, पूरा लिख दें, वैद्युत वेक्टरों के कंपन, ये शब्द याद कर लो।
बाकी अध्रुवित अध्रुवित दोनों की डेफिनेशन इस शब्द को दिमाग में रखने से बन जाएगी। यदि प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबोत केवल एक ही दिशा में, अभिलंबोत केवल एक दिशा पर, तो समझ जाइए समतल ध्रुवित प्रकाश है, यह ध्रुवित प्रकाश है। और यदि प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहे हैं, तो फिर अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश बहुत ऊंचा है, समझ गए। उसके लिए संकेत, अध्रुवित प्रकाश के लिए संकेत फिर ऐसे बना देते, सभी दिशाओं पर कंपन हो रहे हैं ये, और ये संचरण की दिशा मान लेते हैं। बात समझ में? तो डिफिनेशन लिख ले जाते, जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा पर समान रूप से हो रहे हों, तो कंपन जो है वो हो रहे हों, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आगे देखिए, इसमें आगे कहा है कि ध्रुवित जब दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसको निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है जब दो क्रसित पोलेराइड, अब देखिए इधर समझिएगा, हम समझा रहे हैं इतनी जगह पर ही समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए एक पोलेराइड हो गई, बहुत अच्छे से बात समझिए, ये दूसरा पोलेराइड हो गया, और दोनों किस अवस्था में रखे? क्रसित। ये लिखा ना कहीं पर, कहाँ गया? ये क्रसित लिखा है। क्रसित का मतलब होता है कि दोनों 90 अंश पर है, 90 अंश पर। तो देखो इसकी अक्ष ये है तो इसकी अक्ष ये है, क्रसित अवस्था हो गई। इसको हमने ए कह दिया और इसको क्या कह दिया? बी। फिर कह रहा है के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है, तो पहले हम एक तीसरा पोलेराइड यहाँ रखे। तीसरा पोलेराइड का थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ये हो गया तीसरा पोलेराइड। अब तीसरा पोलेराइड मान लीजिए हमने थीटा कोण पर रख दिया, इधर के साथ थीटा कोण पर, इधर की अक्ष ये थी और इसके साथ इसकी अक्ष ये, तो यहाँ कोण कितना बन रहा है? थीटा। और अच्छा आप गौर करिए भैया, इधर पे बात समझिएगा, इतना यह समझना है, इसकी अक्ष दिख रही है, ब्लैक कलर से खींच रहे, तो अगर ये अक्ष इसके ऊपर रख दो तो क्या ये वाली अक्ष इसमें जो ब्लैक है बी की अक्ष होगी? और बताइए ये किसकी अक्ष है? सी की है ना? और ये किसकी अक्ष है? ये ए की है। तो अगर ए और सी के बीच थीटा कोण बना है, तो बताइए जो बी और सी के बीच क्या 90 माइनस थीटा बना होता? ना बना होता? 90 माइनस थीटा समझिए, बस इतनी सी बात याद कर लो। यहाँ मान लीजिए जो प्रकाश आपतित हुआ वो आई है, कितना है? आई। वो भी मान लीजिए हम अध्रुवित माने ले रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उसको हम माने ले रहे हैं I1, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उसको माने ले रहे हैं I2, और जो लास्ट से निकलेगा उसे माने ले रहे हैं I3। यहाँ तक बात समझिए। अब एक जो है माइलस का नियम आपने पढ़ा होगा कि नहीं? जब अध्रुवित प्रकाश सीधे किसी पोलेराइड से बाहर निकलता है तो I1 बराबर I/2 हो जाता है, यानी अध्रुवित प्रकाश यदि किसी पोलेराइड से निकलेगा बाहर तो कितना हो जाएगा? I/2। ठीक, अब आ जाइए I2 का मान निकालो, तो ये I2 इधर लिखा है, I2 दिख रहा है। I2 का मान जो होगा, इसमें जो आपतित प्रकाश है वो कितना है? I1 है ना इसमें, और इन दोनों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ऐसा पढ़े थे। तो I2 बराबर हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। तो I2 बराबर हम लिख रहे हैं, I1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो कितना लिख लें? I/2 और cos स्क्वायर थीटा, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अच्छा यही रूल I3 पे लगा दो, बताइए I3 बराबर कितना निकलेगा? तो इस पर आपतित कौन सा है? I2 है, तो यहाँ लिख लो I2, और इनके और इसके बीच, यानी अब इस C और B के बीच, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कुछ लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है? cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिख रहा है? थोड़ी सी इसको हम और इधर कर दें, ठीक है। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए बेटा, यहीं से आपका क्वेश्चन हल हो गया। बताइए यहाँ I3 बराबर I2 और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं?
अब बता इसमें काहे की वैल्यू रख दें, I2 की, यहाँ I2 लिखा है ना, और I2 का मान ये समीकरण फर्स्ट से I2 का मान रखने पर तो रखिए कितना आ जाएगा, कितना था यार याद है, I/2 cos स्क्वायर थीटा ऐसा था ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसका मिल गया, ये जो पहले से रखा था नहीं, और इतना सामान हमने I2 का रखा। अब एक आखिरी काम और कर लो, I3 बराबर देखिएगा इधर हम करें क्या, I/2 उसी तरह उतारे हैं और 4 का गुणा 4 का भाग कर रहे हैं, 4 का गुणा और 4 का भाग अपने से गुणा भाग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें समझ नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अच्छा इन सभी का स्क्वायर अगर बाहर करें तो क्या यहाँ 4 की जगह 2 बन जाएगा, और यह स्क्वायर हट के यह स्क्वायर हट के क्या ऐसा होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी देख वही लिखा है, स्क्वायर तोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 4, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कास स्क्वायर हो जाएगा। और ढंग से देखो ये क्या है लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। बोलो ये लाइन सबके समझ में आई, ना समझ में आई फिर से देख लो बेटा। हम कह रहे हैं ये I3 हमें लिखना है, यहाँ पर हमने I/2 लिख दिया तो सीधा उतार दिया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये 4 का गुणा और 4 का भाग कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा हाँ हाँ सर आ रहे हैं बस, हाँ हाँ वो अभी तो बात नहीं करे हैं, वो सामयिक करे थे। आ, हाँ तो ये देखिए भाई, ये 4 को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम कितना लिख लें 2, ये दोनों स्क्वायर हटा के इकट्ठा लिख लिया जाए तो होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन 2 थीटा लिखा है, इसका मतलब इसकी जगह हटा के 4 दूना 8 कर दे रहे हैं, इधर देख लीजिए भाई 8 कर दिए और ये लिख दिए साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसमें पूछा क्या था वो समझिए, तीसरे पोलेराइड को घुमाया जाता है तब पारगमित, पारगमित मतलब I3, पार करने के बाद जो प्रकाश निकला, पारगमित मतलब I3 की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करिए। अब देखिए विवेचना समझो गौर से, बता I3 बराबर कितना आ गया, I/8 और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यही आया था। अब भैया आप मुझे बताओ थीटा का मान तुम 0 रखो, थीटा का मान 0 रखो, उत्तर कितना आएगा, यहाँ थीटा 0 रखो साइन पूरा 0 हो जाएगा तो क्या 0 आएगा, तो I3 का मान कितना आ गया 0। अच्छा बताओ यहाँ पर हम रख दें 90, थीटा का मान रखो 90, 90 रखो कितना आ गया, तो 90 और गुणा ये 2 लिखा है तो 90 गुणे 2 तो कितना हो गया 180, काश 180 अंश का मान फिर से 0, तो यानी I3 का मान कितना हो गया 0। अब देखो ये 0 कैसे हम तुम्हें बता रहे, पहले C वाले को इसके साथ 0 अंश पर रखे, फिर घुमाते 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 कितना ले गए 90, पूरा एक मतलब जो है ऐसे करके इसके साथ कृषित कर दिए। अब बताइए 0 पर कितना था 0, 90 पर भी कितना है 0, तो अब चेक करें कि हर जगह पर 0 आ रहा है, तो फिर ये पता चल जाए कि भाई कोई परिवर्तन नहीं, 0 0 चल रहा है। तो अब हम चेक करें 45 पर, कितने पे चेक करें 45, अब यहाँ 45 रखो तो 45 दुनाई 90, और साइन 90 का मान 1, 1 का गुणा I/3 तो इधर पे कितना आ जाएगा I/8 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसका मतलब आप थोड़ी दिमाग लगाओ, पहले कितना था 0, बाद में कितना है 0, अब बीच में कितना है 0 नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि पहले 0 से बढ़ा फिर बढ़ के घटा। जैसे आप सोचो आप यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो 2 जगह पर, अब आप चेक कर लीजिए कि हर जगह बैठे बैठे ही, या अगर बीच में देखा जाए तुम दौड़े तो इसका मतलब पहले यहाँ से गति करे होगे फिर जाके रुके होगे। भाई पहले कितना उत्तर है 0, बाद में उत्तर कितना है 0,
अब बीच में और चेक कर लें कि हर जगह जीरो आए कि कुछ जगह, अब जैसे बीच में जीरो नहीं है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि पहले जीरो था, लास्ट में जीरो था, बीच में जीरो नहीं, इसका मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। नहीं, जैसे आपके पास पहले 0 रुपये थी, 10 घंटे बाद देखे तो भी 0 रुपये है, लेकिन चौथे घंटे तुम्हारे पास 10 रुपये थे, इसका मतलब शुरू में तुम्हें पैसे नहीं दिए गए, बीच में आज कुछ पैसे कमाए होंगे, लास्ट में फिर 0 हो गए, नहीं? तो बीच में 0 अगर ना मिलने का तात्पर्य ये पता चल गया। अब आप ये शब्दों के माध्यम से उसे समझा के आएंगे। अब ये रुपया पैसा ना लिखा ना, नहीं गड़बड़ा जाए मामला। आप ये बताओगे, इससे देखिए ऐसे मान लिख लेना, थीटा बराबर 0 रखने पर 0, फिर 45 रखने पर ये i/8, फिर आप लिखें 90 रखने पर 0। इन प्राप्त मानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि i का मान, जैसे इसको आप घुमाना चालू करें तो पहले i का मान बढ़ा 45 अंश पर अधिकतम, फिर और घुमाने पर फिर से घटा, यही क्रिया बार बार होती रही जितनी बार आपको घुमाना हो। कह रहा उसने कहा कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करें, क्या क्या चीजें हो रहा है वो पूरा परिवर्तन आपको लिख के आना है। तो आपको ये थीटा के मान 3 निकालेंगे, फिर हिंदी में उसको आप समझाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, 45 अंश पर मैक्सिमम मिला होगा, कराओगे। चलिए आगे देखो। अब इसका यार ये क्वेश्चन और अच्छा है, करे थे तुम बेटा? नहीं करे थे, बहुत अच्छे हो। अब देखिए कह रहा है 50 वाट तथा 100 वोल्ट का एक लैंप है, इधर चित्र बनाए दे रहे हैं। लैंप मतलब प्रतिरोध के अंतर होते हैं। परिपथ कितने तरह के हैं? 3 तरह के, R, L और C। तो जब भी ये लैंप वैम्प की बात करें, सब किसके अंतर्गत आते हैं? R परिपथ के, ओमी परिपथ के अंदर। और प्रेरण की और धारती इनके साफ साफ शब्द लिखता है। प्रेरण की परिपथ है, जैसे देखो इसमें पूछा है संधारित, तो समझ जाओ C के अंतर्गत है। और अगर ये शब्द नहीं लिख रहा है तो समझ जाओ सबके सब क्या है? R परिपथ। अब लैंप को किसके अंतर्गत मानेंगे? R परिपथ के अंतर्गत। तो हमने भैया एक लैंप जोड़ा, लैंप में कितना है? 50 वाट की शक्ति है और 100 वोल्ट का विभवांतर है। 200 वोल्ट, यहाँ भैया 200 वोल्ट है, यानी V का मान कितना दे दिया? 200 वोल्ट। और भैया 50 हर्ट्स HZ की फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ दी। अब आप थोड़ी गेस करो कितने वोल्ट का है? 100, और जोड़ कितने वोल्ट से रहे हो? 200। तो सीधा जैसे बल्ब लगाओगे हैं खत्म हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। तो इसके साथ में उसने कहा कि भैया लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक, मतलब कितना हम धारिता का संधारित जोड़ दें, यानी तुमसे C पूछा है कि लैंप बच जाए, खराब ना हो, तो कम से कम कितना जोड़ दोगे? क्वेश्चन उसका ये था। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए ये जो है AC वाले चैप्टर क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी ये दे दे, अगर ये ना दिया होता तो हम दूसरे हिसाब से सोचे होते। और अगर आपने ये हर्ट्ज वर्ड से दिया है तो समझ जाओ फ्रीक्वेंसी किस में मिलती है? AC में। अब ये यहाँ से हम समझ गए AC वाला चैप्टर। तो AC के लिए V निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कई बार याद कराए, ये अंडर रूल को उधर ले जाओगे सीधा सीधा लिख लो V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, क्योंकि यल इसमें दिया नहीं तो यल हटा लो। अच्छा बताइए V की जगह कितना रखोगे? टोटल पोटेंशियल तो कितना? 200, 200 का स्क्वायर तो 4 और 4 तो 0, और VR का कितना दिया है? R मतलब ओमी परिपथ, तो यहाँ 100 का स्क्वायर तो 100 और 2 मतलब ये आप 2 0 और बढ़ा लो बराबर VC का स्क्वायर। तो जब इसको इधर ले जाओगे तो 3 और 4 तो 0 बचेगा बराबर VC का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो अंडर रूल पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 अंडर रूल 3 बराबर VC। बोलो ये बात समझ नहीं आ गई? अब बताइए यहाँ का हमें VC पता चल गया। अब हम यहाँ पर C केवल चाहिए, और C तभी मिलेगा जब हम XC निकाल ले। XC बराबर 1/ओमेगा। और XC कैसे निकलेगा? तो V बराबर R इंटू आई, पढ़े हो? तो इस वाले के लिए जो R होता है उसका संकेत क्या रखा जाता है? XC रखा जाता है। तो बताइए V हमें पता चल गया, XC आए हमें निकालना है। XC इसलिए निकालना है क्योंकि XC मिल जाएगा तो हमें C मिल जाएगा। तो हम पहले निकालें I, तो I अब यहाँ से निकाल लो। तो P बराबर सूत्र V इंटू आई पढ़े होगे। तो पावर दिया कितना? 50, V दिया है 100, इधर का 100 नहीं दिया, तो I निकलेगा तो भैया 1/2 एम्पियर आ जाएगा।
और सोचो ये जो करंट निकला है ये लैंप का निकला है, लेकिन श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है, ऐसा पढ़े हो? तो यार यही करंट इसका भी होगा, ऐसा माना जा सकता है। ये जबकि ये करंट किसका निकाले, इसका ना निकाले, लैंप का निकाले, लेकिन श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है, तो हम मान लिए कि यही करंट इसका भी है। तो बताइए यहाँ पर 1/2 लिख लें, और ये अभी कितना निकाले थे 100√3 बराबर यक्स सी। तो इधर करोगे तो यक्स सी का मान हमारे हिसाब से आ जाएगा 200√3, सही है। अब यार ये सूत्र में रख दो, तो बताइए यहाँ पर हमें सी चाहिए, तो सी बराबर निकालो तो 1/ओमेगा यक्स सी लिखना है। नहीं, अब ओमेगा भी नहीं दिया तो ओमेगा की जगह क्या सूत्र तोड़ लें, 2πf, यफ दिया फ्रीक्वेंसी। ओमेगा तुम कब जान पाओगे कि ओमेगा दिया है कि नहीं, जब तुम्हें दिया हो रेडियन प्रति सेकेंड तो समझ जाओ ओमेगा दिया है, और हर्ट्स दिया है तो समझ जाओ यफ है, फ्रीक्वेंसी आ दी। अब बताइए 1/2 पाई यफ का मान कितना रख दें 50, और यक्स सी कितना आया था 200√3 कि नहीं। और जब बताइए 50 दुना ये 100 हो जाएगा, तो हम कितना, ये 100 और ये 2 जीरो तो 10 की घाते -4 ऊपर ले जाओ, समझ आया कि नहीं आया, गुणा ही कर दे। 1/, ये हो जाएगा 100 पाई और गुणे 200√3, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 ठो जीरो दिख रहे हैं ना, तो सीधा सीधा 10 की घाते -4 ऊपर ले जाओ। यहाँ कितना बचा, पाई का मान 3.14, और ये 2 बचा, और √3 की वैल्यू पता है, ये जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है, लगभग 8 दशमलव कितना है था, इसका उत्तर कितना था 9.25 और 10 की घाते -6 और फैरेड, ये आया था, करे थे। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे। √3 का मान 1.7, या आप भैया इस तरह से टप आ जाए अगर आपको समय बच रहा है लास्ट में, क्योंकि दीर्घ उत्तरी लास्ट टाइम में करोगे तो ठीक है, वरना यही आगे लिखा करो फैरेड, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया, यही उत्तर दिया था। आगे देखो बेटा, कहाँ तक हो गया 8 9, लास्ट के 2 देखिए, इधर देखिए भैया, दीप-रोगली द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। दीप-रोगली ने जो ये बताया था 1924 ईस्वी में कि प्रत्येक कण जब भी संचरित होता है यानी चलता है, जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो इनका संचरण सदैव तरंगों के रूप में होता है। इन्हें हम दीप-रोगली तरंगे कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रत्येक कणों का संचरण सदैव तरंगों के रूप में होता है, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, दीप-रोगली तरंगदैर्ध्य की गतिज ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा संबंध लिखिए। तो वैसे आपको हमने बताया था लैम्डा रॉ एच अपान पी, लैम्डा एम एच अपान एम वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, क्यों एच अपान √2km, तो ये वाला निगमन है करना है कि गतिज ऊर्जा दिख रहा है इधर में, इसका संबंध करना है। कर लेते, आगे बढ़े, कर लेना, निगमन करा ही दिए थे। कैसे करते, अच्छा पहले देखो ई बराबर सूत्र पढ़े हो mc², ई बराबर एच सी अपान लैम्डा, इन दोनों को बराबर कर देना है। और जहाँ सी है, चूंकि आपको लिख देना है, चूंकि कणों के लिए जो सी है वो वी माना जाएगा। भाई फोटानों के लिए या प्रकाश के लिए जो चाल होती है उसको हम सी से दिखाते हैं, लेकिन कणों के लिए चाल थोड़ी सी हो जाएगी, कण थोड़ी प्रकाश की चाल से चलने लगे, इसलिए कितना हो जाएगा mv² बराबर एच वी अपान लैम्डा, वी से वी काट दो तो ये इधर आ जाएगा, लैम्डा और एच अपान mv बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। ये उत्तर है बेटा, ये देखो एठनिकबन आपका हो गया। इसी को हम पी कह सकते हो, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये आपने यहाँ पर पी कर सकते हो, यही आपका उत्तर था। लेकिन हमें यहाँ कौन सी पद हम चाहिए, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ से भैया निकाल लो, बताइए के बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 mv², तो हम लोग करेंगे एक m को गुणा और के m का भाग कर ले। अब बताइए 2km बराबर mv का होल स्क्वायर हो सकता है, ये सब तेरे गुणा उधर पहुंचे
तो बताइए एम वी बराबर जब निकालोगे तो अंडर रूल में पहुंच जाएगा। तो बताइए जहाँ पर एम वी लिखा है वहाँ पर अंडर रूल 2k m कर दो, उत्तर आ गया ना यार। चलिए ठीक है, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए, यही है लास्ट। कह रहा बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। तो भाई नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिस ऊर्जा से बंधे रहते हैं वो बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात कर, बंधन ऊर्जा का सूत्र पता है, 2 सूत्र पता है, बताइए बंधन ऊर्जा का सूत्र। बंधन ऊर्जा बराबर है डेलियम गुणा c², ये कहे में उत्तर आएगा जूल में। एक और बताए थे डेलियम गुणा 931, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये 2 सूत्र लिख दो, मात्रा वात्रक जो इधर लिखी दी है जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसकी व्याख्या करना था तो जो भी आपके दिमाग में आए वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। व्याख्या का मतलब कोई बाउंड्री नहीं। लास्ट में आप ये सवाल हल करके आओ। कह रहा है कि बताइए द्रव्यमान क्षति इतने % है 1 kg में, तो द्रव्यमान क्षति निकाल लो। तो 1 kg का 0.3% प्रतिशत निकालने के लिए 100 का भाग कर दो। तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 10 की घात, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 1 ये दशमलव का तो -3 कर लिया जाए, ये kg में आ जाएगा। अब बताइए kg में दिया है तो फिर ये वाला सूत्र लगा दें। ये सूत्र कब लगाते हैं, पहला वाला जब ग्राम या किलोग्राम में दिया हो, और दूसरा वाला सूत्र कब लगाते हैं जब AMU में दिया हो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में दिया हो। तो हमारे पास क्या हम दिया kg में, तो हम सीधे पहला वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो बंधन ऊर्जा बराबर आ जाएगी, बंधन ऊर्जा बराबर 3 × 10 घात -3, ये डेलियम की जगह रख लो, इंटू c²। तो c की वैल्यू कितनी 3 × 10 की घात 8 का स्क्वायर, तो 3 × 10 की घात -3 और 9 × 10 की घात 16, तो 9 तिया 27 × 10 की घात 13 जूल। खत्म, ये उत्तर है। या इसी को लिख सकते 2.7 × 10 की घात 14 जूल। ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, तो देखिए ऐसे नियतांक उतांक लास्ट में दिए रहे थे, कभी जरूरत पड़े तो इनका भी उपयोग आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये पेपर हमने पूरा बहुत कायदे से हल करा दिया। और जिन ये पेपर एक बार और देख जाइए, 2000 रोज आपको एक पेपर जरूर हल करना है, भले उसके 4 क्वेश्चन हल करो, और 10 दिन ऐसा कर लोगे देखो रिजल्ट तुम्हारा कम से कम 10% बढ़ेगा। और जो थ्योरी में आप लगा है, थ्योरी आपको जो आ रही ठीक है, वो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमें अभी ये नहीं आया ये नहीं आया। तुम ये सोचो कि हमें ये सवाल बन जा रहा है कि ये बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, आना अलग बात है, और सवाल देख के समझ जाना कि इसमें हमें क्या क्या लिखना वो अलग बात है। ठीक है, तो इस समय केवल और केवल आपको पूरा दिमाग लगाना है कि हम रोज 2022 से लेके 25 का कोई अंसाल निकाल के उसके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने बन सके अधिक से। अच्छा फिजिक्स बस हो तो तुम 100 क्वेश्चन रोज करो, 5 विषय है, मतलब ये नियम केवल फिजिक्स के लिए ना हो, कोई भी अंसाल उठाना है किसी भी विषय का, और उसके जितने क्वेश्चन आपको टाइम मिले उनको डिस्कस करना है। भले ही तुम नोट से देख के फिर डिस्कस करते हो, और अगर 2 बच्चे एक साथ बैठ जाओ द बेस्ट है नहीं, लेकिन पढ़ने की और पढ़ाने की बात हो, अभी नहीं कि तुम दुनियादारी बात करो। ठीक है, अगर चलो